चलिए भाई शुरू कीजिए आज की बातचीत। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी मित्रों का स्वागत है आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। मॉड्यूल डी की शुरुआत हम पिछली मुलाकात में कर चुके हैं और मॉड्यूल डी के जो इनिशियल दो टॉपिक्स थे उन पर हमने बात कर ली। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक थे। एक था आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बड़ा बेसिक सा टॉपिक कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें एसेंशियल्स हैं, उस पर हमारी बातचीत हुई थी। और पहला जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, उस पर हमारी बातचीत हो गई थी, जो सेक्शन 124 सेक्शन 125 में डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के तुरंत बाद का जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो सेक्शन 126 से शुरू हो जाता है और इसके बाद ही आपका है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो आज इन दो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर हम बात करेंगे। दोनों से ही लास्ट ईयर में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इस डबल इंक्रीमेंट एमसीक्यू सीरीज में बीआरबीएल पर मेरी आपसे बातचीत चल रही है, लगातार चर्चा हो रही है। दिवाली की इन छुट्टियों के दौरान भी हमारी कोशिश ये है कि आपकी पढ़ाई कतई न रुकने पाए, इसलिए आपके लिए ये सारी क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि आपकी रिदम ना टूटे, आप लगातार अपनी पढ़ाई करते रहे। रिदम टूटने पे दिक्कत ये होती है, फिर उसको दोबारा रिदम में लाने में बड़ा समय जाता है। समय ही कीमती है आप बैंकर्स के लिए, क्योंकि जो एक चीज आपके पास नहीं है पर्याप्त मात्रा में वो समय है। क्लियर है? बाकी सारी चीजें हैं, इत्मीनान से आप अपनी तैयारी करते रहिए, समय का सदुपयोग करिए। यही कारण है कि हम आप तक जो है लगातार क्लासेस पहुंचा रहे हैं। तो शुरू की जाए आज की चर्चा इन दो मुद्दों पर जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इन पर हमारी बातचीत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आने के पहले आपको मैं फिर से ही बता दूं भैया कि आपके लिए सारे ही जो हमारे सीआईबी के बैचेस हैं उन पर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। 60% तक का डिस्काउंट है ये, और ये डिस्काउंट आपको महापैक्स पे भी मिल रहा है, लाइव बैचेस पर भी मिल रहा है। 17 ऑफ अक्टूबर, दिवाली के पहले से आपके लिए डिस्काउंट की शुरुआत की गई। 27 ऑफ अक्टूबर तक आपके लिए 60% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। कौन कौन से बैचेस पर है? तो जो सबसे न्यूएस्ट बैच आपके लिए शुरू किया गया है, जो थ्योरी बैच है, वह है आपका सीआईबी क्रैश कोर्स। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज के लिए आप ये सब इसी कॉस्ट में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज आपकी फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज होगी, वैसे ही जैसे आपके एग्जामिनेशन में रखी जाती हैं क्वेश्चंस, वैसे ही ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। तो टेस्ट सीरीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको इसी बैच में मिल जाएगा और इस पर भी आपको 60% तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म the promise or discharge the liability of a third person in case of his default is called a contract of। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आपको बताना है कि वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एक व्यक्ति ये प्रॉमिस करता है तीसरे व्यक्ति के लिए कि भैया अगर ये आदमी डिफॉल्ट कर गया तो मैं इसकी जगह पर पेमेंट कर दूंगा, इनके जो ऑब्लिगेशन है, इनकी जो लाइबिलिटी है वो मैं पूरा कर दूंगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है। क्या होगा दुरुस्त आंसर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 से शुरू होता है, 47 तक जाता है। सेक्शन 148 से शुरू हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जो 171 तक जाता है। सेक्शन 172 से शुरू हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। प्लेज पर हम कल बात करेंगे, जो अगली मुलाकात होगी उस पर चर्चा करेंगे। तो प्लेज पर कल बात करेंगे, इसका मतलब प्लेज तो इसका आंसर हो नहीं सकता। चलिए बढ़िया भैया, आप में से जिन मित्रों ने भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दिया है आंसर, वो बिल्कुल दुरुस्त आंसर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इसका दुरुस्त आंसर होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है आशीष, ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति है आशीष नाम के, ठीक है। एक आशीष नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने किसी व्यक्ति से, बैंक से यानी क्रेडिटर से कोई ऋण लिया। क्रेडिटर से कोई ऋण लेने गए तो क्रेडिटर ने कहा कि हम आपको ऋण तो दे देंगे, लेकिन हमें ये गारंटी चाहिए कि अगर आप डिफॉल्ट कर गए तो हमारा पैसा हमको कहाँ से मिलेगा। तो मैं एक थर्ड पार्टी से मिला जिसका नाम है श्योरिटी, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? श्योरिटी कहा जाएगा। तो मैं श्योरिटी से मिला और श्योरिटी ने ये गारंटी दे दी क्रेडिटर को। श्योरिटी ने क्रेडिटर से ये वायदा किया कि साहब अगर ये डिफॉल्ट कर गए, अगर नहीं डिफॉल्ट कर गए तो ये लोन अपना खुद ही पे करेंगे, लेकिन यदि ये डिफॉल्ट कर गए तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं, किसके लिए? इस थर्ड पर्सन के लिए। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको इनका लोन रीपे कर दूंगा, यानी जो भी इनकी प्रॉमिसेस हैं, जो भी इनकी ऑब्लिगेशंस हैं, मैं इसे पूरा कर दूंगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब यहां पर जो आशीष हैं जिन्होंने बेसिकली डेट लिया हुआ है, ये कहलाते हैं प्रिंसिपल डेटर। ये क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल डेटर। पार्टीज का नाम याद रखिएगा, पार्टीज का नाम खूब पूछा जाता है। ये क्रेडिटर ही कहलाएगा और ये श्योरिटी ही कहलाएगा, यानी श्योरिटी ने
क्रेडिटर को ये प्रॉमिस किया कि अगर ये प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर गया तो मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, लेकिन तब जब ये प्रिंसिपल डेटर यानी ये आशीष डिफॉल्ट कर जाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब यहां पर तीन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक तो आशीष और क्रेडिटर के बीच में गारंटी होगी, वो सॉरी क्या नाम है, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भैया आप मुझे लोन दे रहे हो तो लोन तो कॉन्ट्रैक्ट पर ही दिया जाएगा। दूसरा इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मैं आपके बिहाफ पर पे करूंगा यदि आप डिफॉल्ट कर गए। तीसरा ये प्रॉमिस इससे हो रहा है कि मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर ये थर्ड पार्टी यानी जो प्रिंसिपल डेटर हैं ये डिफॉल्ट कर गए तो मैं आपका पेमेंट आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन तब जब ये डिफॉल्ट कर गए। अब यहां पर देखिए ध्यान से, इंडेमनिटी में पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडेमनिटी पढ़ा था, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भैया, इंडेमनिटी पढ़ा था। तो इंडेमनिटी में और गारंटी में क्या अंतर होता है, इंडेमनिटी में और गारंटी में क्या अंतर होता है भाई? पहला अंतर तो यही होता है कि यहाँ दो पार्टीज होती हैं। पहला अंतर तो यही है कि यहाँ पर दो पार्टीज हैं, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड, जबकि यहाँ पर तीन पार्टीज हैं, तीनों पार्टीज सामने आपके सामने लिखी हुई हैं, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी और क्रेडिटर। तो यहाँ दो पार्टीज होती हैं, यहाँ तीन पार्टीज होती हैं। दूसरा जो अंतर है भैया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर की लायबिलिटी प्राइमरी होती है, अगर लॉस हुआ तो इंडेमनीफायर को ही देना पड़ेगा, वहां पर और कोई तीसरा नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है ये सेकेंडरी लायबिलिटी होती है, ये द्वितीयक दायित्व होता है, सेकेंडरी लायबिलिटी है। प्राइमरी लायबिलिटी हमेशा किसकी है, प्रिंसिपल डेटर की है। अगर ये डिफॉल्ट कर गया तो मैं पे करूंगा, अगर ये डिफॉल्ट नहीं कर रहा है तो फिर मुझे पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं। तो ये प्राइमरी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है, श्योरिटी की सेकेंडरी लायबिलिटी होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं भैया, प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है, सेकेंडरी किसकी होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सब पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ऑन हुज डिफॉल्ट द प्रॉमिस ऑफ द प्रॉमिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज गिवन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब पीछे मैंने सब बता दिया है, आपके लिए क्वेश्चन बेहद आसान सा हो जाएगा। आपको बताना है किसके डिफॉल्ट पर जो प्रॉमिस ऑफ डिस्चार्ज है, लायबिलिटी का डिस्चार्ज करने का जो प्रॉमिस दिया गया है वो किसके जो है डिफॉल्ट होने पर ये गारंटी दी गई है, सब्सिडियरी डेटर या प्रिंसिपल गारंटर या प्रिंसिपल डेटर या ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा दुरुस्त आंसर यहां पर, किसके डिफॉल्ट होने पर ये गारंटी दी गई है कि भैया मैं आपकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दूंगा यानी पूरा कर दूंगा। श्योरिटी ने किसके डिफॉल्ट होने पर ये लायबिलिटी अपने ऊपर ली है, क्या होगा दुरुस्त आंसर, आंसर करिए। इस पर बहुत ज्यादा देर रुकने की आवश्यकता तो है नहीं भैया, इसको अभी हम लोगों ने पीछे विधिवत समझा है। कौन सी पार्टी के डिफॉल्ट होने पर ये लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा श्योरिटी, वो होगा प्रिंसिपल डेटर। यानी आप में से जिन्होंने सी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया, गाजे बाजे के साथ भैया सी आंसर बिल्कुल दुरुस्त आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आइडेंटिटी क्या नहीं, सॉरी आइडेंटिटी कर तो यहां से चमकता बहुत है। हाँ क्या कर रहा है भैया, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट दिया गया है यही स्टेटमेंट आपका यहां से है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट सही या गलत है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज सेकेंडरी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है वो सेकेंडरी लायबिलिटी होती है। आपको बताना है ये कथन सही है या गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, या ये डिपेंड्स करता है कॉन्ट्रैक्ट पर कि एग्रीमेंट कैसा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं। क्या होगा दुरुस्त आंसर, ये भी क्वेश्चन अब आपके लिए बिल्कुल बेहद आसान बन गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी होती है वो प्राइमरी लायबिलिटी होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है वो सेकेंडरी लायबिलिटी होती है। ये अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि आप में से जिन्होंने भी बी स्टेटमेंट दिया है और जिन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल सही कथन है वो बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। वेयर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर आर चेंज्ड वेरिड विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी। यहां पर आते हैं, इसको डायग्राम से देखिए और तब आंसर करिएगा। देखिए है क्या क्वेश्चन, ये कह रहा है देखो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में भी होगा भाई, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में भी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। हम आपको लोन दे रहे हैं तो ऐसे तो देंगे नहीं, मुझे तो देंगे नहीं, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, और इसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया कि साहब ये अगर डिफॉल्ट कर गया तो मैं पेमेंट करूंगा, ये जो आप लोन दे रहे हो, जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर आप लोन दे रहे हो मैं भी उस पर सहमत हूं, अगर ये डिफॉल्ट कर गया तो मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। कौन पेमेंट कर देगा, श्योरिटी। लेकिन हुआ क्या कि ये जो प्रिंसिपल डेटर है और जो क्रेडिटर है उन्होंने इस ऋण की, इस लोन की, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को बदल दिया, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर दिया और इसको बताया भी नहीं, बिना इसके कंसेंट के, बिना इसकी जानकारी के, बिना इसकी सहमति से आपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लोन के बदल दिए। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 यही कह रहा है
कि यदि वेयर जहां पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर आर चेंज या वेरिड विदाउट द कंसेंट ऑफ द सिक्योरिटी, बिना सिक्योरिटी के कंसेंट के आपने जो है आपका जो प्रिंसिपल डेटर ने और क्रेडिटर ने जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो बदल दी या वेरी कर दी, तो क्या होगा, इट विल डिस्चार्ज द सिक्योरिटी एज टू ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट द वेरिएंस। अब क्या होगा भैया कि यहां पर आपने जहां से टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज किया है बिना उसके कंसेंट के, उसके बाद जो कुछ भी आप करोगे उस पर श्योरिटी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। हाँ, उसके पहले जब वो तैयार था, उसके पहले वेरिएशन के पहले या चेंज होने के पहले उसकी लायबिलिटी है, लेकिन उसके बाद अब आप कुछ भी करो भैया मेरी लायबिलिटी नहीं है। क्लियर है? या इट विल नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस, वेरिएंस के बाद भी श्योरिटी की लायबिलिटी बनी रहेगी, यानी ऐसा नहीं कि वेरिएंस के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा, उसकी लायबिलिटी बनी रहेगी। या इट विल नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन डन प्रीवियसली, या जो पहले आपकी जो आपने इस वेरिएंस के पहले आपने जो कुछ भी किया था उस लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। या इट विल डिस्चार्ज द श्योरिटी फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन डन प्रीवियसली। क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? दुरुस्त आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आंसर आपको करना है। अब यहां पर वैसे तो देखें तो आपके दो आंसर्स बन सकते हैं। एक तो ये भी बन सकता है आपका कि वो जो वेरिएंस हुआ है, मतलब जो चेंज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, जो चेंज आया है उसके पहले की लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा, उसकी बाद की लायबिलिटी से वो डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि उसके बिना कंसेंट किया हुआ है। तो आपका ए भी आंसर बन सकता है, सी भी आंसर बन सकता है। आप दोनों में से जो भी आंसर करेंगे सही आंसर माना जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल दुरुस्त आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। बैंक एक्स ऑब्टेन्स अ गारंटी फ्रॉम ए कवरिंग लोन्स टू सी टिल हिज अकाउंट इज फाइनली क्लोज। इस क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से समझिएगा, ये आपके लिए केस स्टडी है। क्या है भैया? ये आपके लिए एक केस स्टडी है। अब एक बैंक एक्स ऑब्टेन्स अ गारंटी फ्रॉम ए, बैंक एक्स है जिसने ए से गारंटी ली, यानी ए यहां पर क्या है भैया? श्योरिटी है। श्योरिटी ने बैंक एक्स को गारंटी दी कवरिंग लोन्स टू सी, सी के लोन्स को कवर करेगा, जबकि उसका लोन जब तक क्लोज नहीं हो जाता, जब तक ये लोन अकाउंट फाइनली क्लोज नहीं हो जाता तब तक मैं लोन को कवर करूंगा। बैंक कंटिन्यूज टू गिव एडवांसेस इवन आफ्टर सीज बैलेंस फ्लक्चुएट सेवरल टाइम्स। अब बैंक ने क्या किया? कंटिन्यू उसको एडवांस देता रहा, उसका इस दौरान अकाउंट कई बार फ्लक्चुएट हुआ, कई बार उसके अकाउंट में धनराशि कम हुई, लेकिन वो एडवांस देता रहा। क्यों एडवांस देता रहा? क्योंकि यहां पर जो ए है उसने कहा है कि आप जब तक इसका ये पूरा अकाउंट क्लोज नहीं हो जाता, ये जो भी ट्रांजैक्शन करेगा मैं उसकी गारंटी ले रहा हूं। विच टाइप ऑफ गारंटी इज दिस? ये किस प्रकार की गारंटी है? ये स्पेसिफिक गारंटी है या कंटिन्यूइंग गारंटी है या कंपोजिट गारंटी है या लिमिटेड गारंटी है? क्या होगा दुरुस्त आंसर? दुरुस्त आंसर क्या होगा? ये कितनी बार भी ट्रांजैक्शन करेगा, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर ये डिफॉल्ट कर गया तो मैं इसकी जगह पर पेमेंट कर दूंगा। आंसर की तरफ बढ़े भैया। क्लियर है? इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस गारंटी या कंटिन्यूइंग गारंटी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ट्रांजैक्शन पर गारंटी नहीं ले रहा हूं, बल्कि मैं मल्टीपल ट्रांजैक्शन पर गारंटी ले रहा हूं, एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन पर गारंटी ले रहा हूं कि जब तक ये अकाउंट क्लोज नहीं हो जाएगा मैं इसके प्रत्येक डिफॉल्ट की गारंटी ले रहा हूं। तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी या कंटिन्यूअस गारंटी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया भैया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन। अच्छा, अब यहां पर देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 तक जो भी आपने क्वेश्चन देखा वो सारे के सारे क्वेश्चन थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 से शुरू होता है, सेक्शन 147 तक जाता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। इसके तुरंत बाद सेक्शन 148 से शुरू हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब बेलमेंट पर यहां से क्वेश्चन शुरू है। द डिलीवरी ऑफ गुड्स, देखो मैंने आंसर ही कर दिया चलिए कोई बात नहीं भैया, आंसर आपको मिलना चाहिए, पहले मिले बाद में मिले क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप अपने मन से इस पर आंसर करिएगा। द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकॉम्प्लिश्ड बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अपॉन डिस्क्रिशन ऑफ द डिलीवरिंग पर्सन, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपने गुड्स की डिलीवरी की है किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जब वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाएगा तो या तो उसकी वस्तु उसे वापस कर दी जाएगी या डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, जैसा भी डिलीवरी करने वाले व्यक्ति ने कहा था वैसा किया जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट या कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट या नन ऑफ द अब। इस पर तो आपके लिए आंसर बेहद आसान सा
होगा? क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया क्वेश्चन नंबर 6 पर? क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या आंसर होगा? बातचीत करते दौरान हम लोगों ने इसको समझा भी है, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो आप में से इसके लिए जिन्होंने भी आंसर किया इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल दुरुस्त आंसर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैं सारी बात आपको यहां पर समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक व्यक्ति है जिनका नाम है शाहिद। क्लियर है? अब शाहिद क्या है, मान लेते हैं कि शाहिद एक बाइक ओनर है। शाहिद क्या है? एक बाइक ओनर है। क्लियर है? अब ये बाइक ओनर है, इनकी बाइक को सर्विसिंग करानी है, तो ये सर्विस सेंटर या डीलर के पास गए। डीलर के पास भी सर्विसिंग होती है, या डीलर के पास गए, इन्होंने कहा कि देखो मेरी बाइक की सर्विसिंग भी कर दो, इसमें कुछ चीजें खराब हो गई, उनको भी तुम चेक कर लेना, ये चीजें खराब हो गई हैं, इसको चेक कर लेना और इसकी सर्विसिंग भी कर देना। कितने टाइम लगेगा? तो जो डीलर है उसने कहा कि भैया आप हमारे पास इसको एक दिन के लिए रख दो, कल हम इसको ठीक करके दे देंगे। अब इन्होंने अपनी बाइक सर्विस सेंटर या डीलर के पास दे दी, किस लिए? सर्विस के लिए दे दी। एक स्पेसिफिक सर्विस रेंडर करते हैं, तो सर्विस के लिए इन्होंने अपनी बाइक दे दी। जब ये बाइक बन जाएगी अगले दिन, तो ये इसे बाइक क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। यानी डीलर ने बाइक क्या कर दिया भैया? इनके मालिक को, ओनर को रिटर्न कर दिया। और इसने बाइक क्यों दी थी? क्योंकि एक स्पेसिफिक सर्विस रेंडर करना था, बस। तो जब शाहिद ने एक स्पेसिफिक सर्विस लेने के लिए डीलर को बाइक दी और स्पेसिफिक सर्विस पूरी हो जाने के बाद, वो जो टास्क था वो कंप्लीट हो जाने के बाद बाइक इनको वापस कर दी गई। या अगर इन्होंने कहा होता कि सर्विस करने के बाद बाइक किसी तीसरे व्यक्ति को दे देना, तो ये उसको दे देता। अगर ऐसा कुछ नहीं कहा गया तो रिटर्न कर देगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एक पार्टी अपने मूवेबल गुड्स की डिलीवरी किसी दूसरी पार्टी को करता है, एक स्पेसिफिक सर्विस लेने के लिए, एक स्पेसिफिक सर्विस रेंडर करने के लिए, और उस सर्विस के अकम्प्लिश हो जाने के बाद ये वस्तु वापस कर दी जाएगी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यहां पर जो इस प्रॉपर्टी का ओनर है उसे कहा जाता है बेलर। क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं बेलर। और जिसको ये वस्तु दी गई है, डिलीवरी दी गई है, पोजीशन दिया गया है, उसे कहते हैं बेली पार्टी। याद रखिएगा। अब इसमें कुछ बातें और भी आपको याद रखनी है। पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो वस्तु डिलीवर की जाती है वो खाली मूवेबल गुड्स होनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं होती। मूल प्रॉपर्टी इसमें नहीं होते हैं, मूवेबल गुड्स इसमें होते हैं। दूसरा, जो ओनरशिप है वो शाहिद के पास यानी बेलर के पास बनी रहती है, खाली पोजेशन ट्रांसफर किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, खाली पोजेशन ट्रांसफर होता है, और केवल मूवेबल गुड्स का ही पोजेशन ट्रांसफर होगा। यहाँ इमूवेबल गुड्स को कवर नहीं किया जाता, या इमूवेबल गुड्स इसमें नहीं आती। इमूवेबल गुड्स आती है आपका टीपी अधिनियम में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का अधिनियम है, उसके अंतर्गत आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है, ये बात समझ में आ गया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। और ये जो वस्तु दी गई यानी जो बाइक दी गई सर्विस के लिए, इसी को हम कहते हैं बेल्ड गुड्स, है ना। बेल्ड गुड्स यानी जिस वस्तु को दिया गया है उसको बेल्ड गुड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर अब आते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आंसर करिए। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स फॉर अचीविंग सम पर्पस एंड गेट रिटर्न द सेम आफ्टर कंप्लीटेशन इज कॉल्ड। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वो अपनी वस्तु की डिलीवरी कर रहा है कुछ पर्पस अचीव करने के लिए, और उसके बाद वो वस्तु उसको रिटर्न कर दी जाती है जब वो पर्पस अचीव हो जाता है या जब वो काम कंप्लीट हो जाता है। उसे बेली बोलते हैं, प्लेजी बोलते हैं, बेलर बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। अब ये सवाल आपके लिए बेहद आसान हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके लिए बेहद आसान हो गया। आंसर करिए भैया क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ज्यादा देर इस पे नहीं रुकेंगे क्योंकि पीछे हम लोगों ने इसको विधिवत समझा है। सी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। बेलर यहां पर सही आंसर होगा, यानी जो पर्सन है जिसने गुड्स की डिलीवरी जो कर रहा है वो बेलर, और जिसको किया जा रहा है वो कहलाएगा बेली। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द, और याद रखिएगा भैया केवल पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती, और केवल मूवेबल गुड्स होती हैं। If the bailey without the consent of the bailor mixes the goods of the bailor with his own goods in such a manner that is impossible to separate the goods bailed from the other goods and deliver them back, the bailor is entitled to be। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर ध्यान से समझिए भैया। चलिए मैं आपको पहले इसकी पूरी कंडीशन बता देता हूं, फिर हम आंसर की तरफ आएंगे। आंसर हम पहले ही डिस्कस कर ले रहे हैं क्योंकि आंसर डिस्कस करने के साथ साथ मैं चाह रहा हूं कि आप इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखिए है क्या, जैसे मान लेते हैं कि
एक बेलर है, बेलर जो वस्तु का मालिक है, उसने अपनी वस्तु बेली को दी। अब बेली ने अब उसकी वस्तु को अपनी वस्तु के साथ मिक्स कर दिया। अब दो कंडीशन है, ध्यान से मेरी बात पे, पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आपका यहीं से तैयार हो जाएगा, कोई किताब अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेलर ने अपनी वस्तु बेली को दी और बेली ने बेलर की वस्तु को अपनी वस्तु के साथ मिक्स कर दिया। अब अगर उसने उस व्यक्ति के कंसेंट से मिक्स किया है, बेलर ने कहा था कि भैया हम आपको अनुमति दे रहे हैं, आप इसको अपनी वस्तु के साथ मिक्स कर सकते हो, तो बेलर ने अगर कंसेंट से मिक्स किया है, बेली ने बेलर की वस्तु को अगर कंसेंट से मिक्स किया है, सहमति से मिक्स किया है, तब तो भैया आपसे पूछ के मिक्स कर रहे हैं। तो उस मिक्सर से जो भी नया प्रोडक्ट बनेगा, उसमें इन दोनों का जिस रेशियो में वस्तु उनकी मिलाई गई, उस रेशियो में उसका अधिकार होगा, दोनों का उस पर हक होगा उतना जिस रेशियो में उसको मिलाया गया, क्योंकि कंसेंट था। समस्या यहां नहीं, समस्या यहां है कि अगर बेली ने बेलर की वस्तु को अपनी वस्तु के साथ बिना कंसेंट के मिला दिया, बिना सहमति के मिला दिया, तो अब यहां पर दो कंडीशन है। अगर वो वस्तु मिलाने के बाद सेपरेट हो सकती है, अलग की जा सकती है, तो उसको अलग करने में जो खर्चा लगेगा वो बेली पे करेगा, क्योंकि भैया आपने मुझसे पूछा नहीं था, आपने अपनी वस्तु के साथ मिला दिया, अब इसको अलग अलग करो, और इस अलग करने में जो खर्चा आएगा वो आप बियर करोगे, और अगर अलग करने में कोई डैमेज आया तो भी आप ही बियर करोगे, क्योंकि आपने मुझसे कंसेंट नहीं लिया था। क्लियर होगी इतनी बात? तो अगर वो अलग करने लायक है तो अलग कर दिया जाएगा, और जो खर्चा आएगा वो बेली बियर करेगा, और अगर वो अलग नहीं करने लायक है तो फिर हमारी वस्तु का तो आपने नुकसान कर दिया, तो आपको वो पूरा डैमेज पे करना पड़ेगा बिना कंसेंट के, क्योंकि आपने ऐसा किया। यही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर बिना कंसेंट के वस्तु को मिक्स कर दिया है बेली ने बेलर की वस्तु को अपने के साथ, और वो ऐसा मिक्स किया है कि वो सेपरेट भी नहीं हो सकता है, तो वो कितना लॉस पे करेगा? वो पूरा लॉस पे करेगा। तो यहां पर देखिए लिखा है कंपनसेटेड बाय द बेली फॉर 1/3 ऑफ द लॉस, लॉस का 1/3 या लॉस का हाफ या 500 रुपया खाली, या कंपनसेटेड बाय द बेली फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स, या पूरे के पूरे लॉस को करेगा, तो पूरे लॉस को करेगा। यहां डी ऑप्शन दुरुस्त आंसर बनेगा। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? तो इसका आंसर पहले हम लोगों ने ले लिया, आंसर से ज्यादा जरूरी था पूरे कॉन्सेप्ट को समझना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सेड एज द राइट ऑफ बेली? इनमें से कौन सा है जिसको हम बेली का अधिकार कह सकते हैं? बेली जिसने वस्तु अपने पास रखी, जो आपको सर्विस देगा। राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस, अगर बेली को कोई नुकसान हुआ है तो वो आपसे कंपनसेशन ले सकता है। राइट टू क्लेम ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कीपिंग और प्रोटेक्टिंग गुड्स, आपकी वस्तु को प्रोटेक्ट करने में, अपने पास रखने में अगर उसको कोई खर्चा करना पड़ा तो वो आपसे वो ले सकता है, उसका अधिकार है। राइट टू रिटेन लियन द गुड्स अंटिल चार्जेस आर नॉट पेड, भैया अब आपने सर्विस सेंटर में अपनी गाड़ी दी, उसने सर्विस की, उसने अपना स्किल लगाया, तो वो तब तक आपकी वस्तु को अपने पास रोक सकता है जब तक कि आप उसका पूरा चार्ज उसे पे नहीं कर दोगे। और डी करा ऑल ऑफ दबब, ये सारे के सारे उसके पास अधिकार है। उसको वस्तु रोकने का भी अधिकार है, बेचने का अधिकार नहीं होगा लेकिन रोकने का अधिकार होगा, जब तक आप उसका पूरा चार्ज पे नहीं कर देते हैं, या जो भी उसको आपकी वस्तु को प्रोटेक्ट करने में, संभालने में, उसको ठीक से सुरक्षित रखने में जो खर्चा हुआ उसका वो अधिकार होगा। और अगर कोई लॉस हो गया उसे आपकी वस्तु को बनाने में तो आप उसे पे करेंगे। क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया यहां पर? उम्मीद है इसका आंसर आप लोगों को विधिवत तरीके से पता भी है। दुरुस्त आंसर क्या होगा भैया क्वेश्चन नंबर 9 पर? क्वेश्चन नंबर 9 पर आगे बढ़े, ये सारे के सारे अधिकार होंगे। तो आप में से जिन मित्रों ने भी डी आंसर किया, बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू टेक एज मच एज केयर ऑफ गुड्स बेल टू हिम as a man of ordinary prudence would under similar circumstances। the statement is, अब एक स्टेटमेंट दिया गया है, कहा यह जा रहा है कि किसी भी केस में, सारे केस में जो बेली है, जब बेलर से वस्तु को लेगा तो बेली की यह जिम्मेदारी है भैया कि वो बेली उस बेलर की वस्तु को अपने पास सुरक्षित रखे, उसकी सारी केयर करे, उसे सुरक्षित रखे, जैसे सामान्य स्थिति में बेलर करता, सामान्य स्थिति में मालिक जैसे अपनी वस्तु की सुरक्षा करता, वैसे आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसको सुरक्षित रखें, आप उसकी सुरक्षा करें, उसकी गुड केयर करें। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये पार्शियली करेक्ट है, ये करेक्ट है, या नन ऑफ द अबव? क्या होगा इसमें दुरुस्त आंसर? क्या होगा दुरुस्त आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या होगा सही आंसर भैया? आंसर करिए। सफिशिएंट समय हम लोगों ने इस क्वेश्चन पर ले लिया है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए आपका जो दुरुस्त आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। पार्टीज आपने समझ ही ली हैं। चलिए अब आज के लिए फिर इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं भैया। 10 क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस किए गए, दो छोटे छोटे हिस्से हैं जिनको आज हम लोगों ने कवर किया। 2-2 ढाई पेज का टॉपिक ही है पूरा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, सेक्शन 126 से शुरू होता है, 147 तक जाता है, फिर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बाद अगला आपके सिलेबस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इस पर हम अगली मुलाकात में बातचीत करेंगे।
तो आज के लिए विदा लेते हैं। विदा लेने के पहले मैं आपको फिर से वापस याद दिला दूं कि महापैक्स पर भी आपको 27 अक्टूबर तक 60% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वो सारे बैचेस आपको महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं। महापैक आपको 3 वैलिडिटी में दिखाई दे रहा होगा, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। इन सब पर आपको ये ऑफर मिलेगा। महापैक में आपको CIB के महापैक में वैलिडिटी एक तो ज्यादा मिलती है, एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं और साथ ही साथ इलेक्टिव पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और सारे बैचेस वो तो फ्री मिलेंगे मिलेंगे। इनके अलावा जो नए बैचेस आते हैं वो भी इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। RBI के लिए समर्थ RBI का बैच है। अगर आप RBI को टारगेट कर रहे हैं, ग्रेड बी का एग्जाम, तो फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए बैच है। इस पर भी आपको डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। कोई एक विषय, जैसा मैं आपको बताता हूं, किसी वजह से अगर किसी एक विषय में ही आपकी परीक्षा नहीं क्लियर हो पाई है तो आप सिंगल सब्जेक्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चारों पेपर यहाँ सिंगल सब्जेक्ट के रूप में अवेलेबल है। और अगर हम इलेक्टिव पेपर की बात करें तो इलेक्टिव पेपर हम आपको 4 उपलब्ध कराते हैं, रूरल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग और HRM। आप चाहें तो इनको इंडिविजुअली ले सकते हैं। भाई कई सारे मित्रों का ऐसा है कि कंपलसरी पेपर क्लियर हो गया, इलेक्टिव पेपर खाली बचा हुआ है, तो इलेक्टिव पेपर भी आप चाहें तो सिंगल सब्जेक्ट के रूप में सब्सक्राइब कर सकते हैं। या अगर आप महापैक लेंगे तो इलेक्टिव पेपर आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ये है भैया आज की चर्चा, आज की बात। अब अगली मुलाकात में, नेक्स्ट मुलाकात में हम दो जो और आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हुए अपना अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, दिवाली की छुट्टी में ही मत खो जाइएगा। और क्या नाम है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है नहीं वास्तव में देखा जाए तो, धीरे धीरे परीक्षा आपकी करीब ही आ रही है। तो फिर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।